तो गाइस कोई प्रॉब्लम है क्या? ब्लर वगैरह दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं है ना? नो सर, ठीक है सर। चांगले दिखे सर. It is question number 2 guys. Question number 1 is completed. Question number 1 में क्या आता है? डबली रेनफोर्स बीम और टॉर्शन, ये दोनों में से आता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के और में 2 आता टी बीम, एनालिसिस ऑफ टी बीम। तो अपन पहले 6 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली देख लेंगे। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को, बहुत कम टाइम में अपना 6 क्वेश्चन पहले कंटिन्यू हो जाएंगे। तो आपने टी बीम, सिंगली रेनफोर्स टी बीम हमने लास्ट सेम में देखा है। सिंगली रेनफोर्स टी बीम का टी बीम का हमने डिजाइन और एनालिसिस दोनों देखा है। एनालिसिस अपने को आया है। यहाँ पे भी आपको डबली रेनफोर्स टी बीम का एनालिसिस एंड डिजाइन है। तो टी बीम में आपको सबको पता है फ्लेंज रहता, वेब रहता, और उसमें 3 कंडीशंस आते। एक्सयू लाइज इन फ्लेंज, एक्सयू लाइज इन वेब, वेब में लाइज करने से 3/7 एक्सयू से अंडर, 3/7 एक्सयू से ऊपर, वो 2 कंडीशंस हैं। तो वो तीनों कंडीशंस यहाँ पे भी है, तो ये भी अपने को देखना है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम के लिए आप क्या करो कि 2 पेज पे आपके आने को ना स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम ऐसे आप पकड़ रहे हैं, ये पूरा पेज आपको एक लगेगा, या पकड़ लो, उसके नीचे आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा। ओके, तो देखो गाइस, हेलो, आपने रिजल्ट नहीं दिया? ओके, तो आप व्हाट्सएप पे मैंने यहाँ पे ये कर दो, मैं आपको आज के दिन हां अब डब्ल्यू रेनफोर्समेंट मेन चीज क्या है कि एएसवी भी आ जाता आपको, एएसवी आ जाता गाइस। तो वो एएसवी से भी आपको एएसवी से भी आपको अभी क्या करना है, एएसवी भी आपका डब्ल्यू रेनफोर्स में आया है, तब उसको भी, उसके लिए भी देखना पड़ेगा। जैसे अपन ने डब्ल्यू रेनफोर्स इसमें देखा है, अपने डब्ल्यू रेनफोर्स बी में देखा, वैसे यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, एफएससी, यहाँ पे भी रोल आपका करेगा। जैसे ईएससी एफएससी हमने निकाला है लास्ट डब्ल्यू रेनफोर्स में, वैसे यहाँ पे भी आपका रोल करेगा। सर डायग्राम लंबी है क्या? हाँ, लंबी है। 1 पेज, 1 पेज लगेगा आपको। ठीक है सर. प्रत्येक विचार आपल्याला प्रत्येक केससाठी वेगळी डायग्राम बनवाच लागणार आहे। पहिली की जे केस आहे त्यासाठी मी इथे बनवून देतोय, त्यानंतर मग दुसरी जी केस आहे त्यासाठी दुसरी डायग्राम, तिसरी डायग्राम, असे 3 डायग्राम आपल्याला बनवाच लागणार।
is web or rig. It is planes. So it is effective depth, guys. सबसे पहले अपना स्वेन डायग्राम हम देखते हैं। तो स्वेन डायग्राम देखने से पहले हम ये देखेंगे कि केसेस है इसमें। तो केस नंबर 1 हम एज्यूम करते हैं कि XU इट इज लाइज इन वेब नहीं सॉरी फ्लेंज पे XU लाइज कर रहा है, ये हमारी फर्स्ट केस हम एज्यूम करते हैं क्योंकि इसमें केसेस है। आपका XU कहां पे लाइज करेगा वो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। अगर XU लाइज इन फ्लेंज है तो अलग रहेगा, XU लाइज इन वेब है तो वेब के लिए दो कंडीशंस है। Case 1, assuming XU lies in flange. XU lies in flange. XU lies in flange. ये एज्यूम कर रहे हैं आप XU लाइज कहां पे कर रहा है, आपका फ्लेंज में लाइज कर रहा है। तो फ्लेंज में लाइज कर रहा है, XU आपका फ्लेंज के अंदर है, इसके अंदर है, ये DF के अंदर आपका XU है। तो आपकी स्वेन डायग्राम क्या आएंगी? स्वेन डायग्राम कुछ इस तरह आएगी। That actual neutral axis is less than DF. यहाँ पे 0.0035 गाइस, यहाँ पे FY by 1.15 ES plus 0.002. ओके, तो ये दैट इज स्वेन डायग्राम। स्वेन डायग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा? DF is greater than XU. अगर XU lies in flange है तो, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि XU is less than DF guys। जब कभी flange से XU छोटा है तो आपकी केस क्या है? तो आपकी केस रहेगी यानी स्वेन डायग्राम मेरी यानी स्वेन डायग्राम इस तरह रहेगी और स्ट्रेस डायग्राम मेरी 0.002। बाद में ये आपका FSC भी आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको जूम करके देखने की जरूरत है गाइस। जूम आउट करो आप। यहाँ पे आपका FSC ऐड करेगा, यहाँ पे 0.45 FCK और ये आपका यहाँ से यहाँ तक 3/7 XU। That is 4/7 XU। यानी your C1 is equal to 0.36 FCK B into XU guys। और यहाँ पे आपका क्या निकलेगा? C2 is equal to FSC minus 0.45 FCK into ASC guys। That is your C2. Q C2 angle
एडिशनल मोमेंट के लिए एडिशनल स्टील, एडिशनल मोमेंट के लिए एडिशनल स्टील कहां पे डाल रहे हैं अपन, कंप्रेशन फाइबर में डाल रहे हैं, इसलिए एडिशनल मोमेंट के लिए एडिशनल स्टील डाल रहे हैं। उसके लिए आपका एफएससी आएगा, स्ट्रेस ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, वो भी कहां पे आएगा, जहां पे अपन स्टील रॉड डाल रहे हैं वहां पे आएगा। तो दोनों के लिए L1 एंड L2। नाउ what is now L1 and L2? This is L2, D minus D dash guys, and L1 L1 is equals to D minus 0.42 XU। ये इस तरह निकल रहा है, तो इसके लिए आप अगर आपको ये होगा कि D minus 0.42 XU इस तरह निकाला है, तो ये आप कहां पे देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं आरसीसी 1 के मेरे लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स है टेलीग्राम पे, वहां पे मैंने स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम और आरसीसी यानी फॉर इसके लिए यानी सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए एक पूरा वीडियो लिया है, 1.5 घंटे का वीडियो है, वो आप देख सकते हैं और वहां पे आप ये समझ सकते हैं कि D minus 0.42 XU पेसीआर क्या है। ओके, और आप अगर थर्ड ईयर में पास थे तो आपके बुक में आरसीसी 1 के बुक में पूरा का पूरा लिख के है कि किस तरह है। ओके, ये भी हमने देखा है स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम, पहली वाली स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम D minus D dash है, D minus D dash कैसी अभी यहां से यहां का टोटल डिस्टेंस कितना है, इफेक्टिव D, इफेक्टिव डक्ट एंड इफेक्टिव कवर फॉर टेंशन रेनफोर्समेंट, इफेक्टिव कवर फॉर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट गाइस, इफेक्टिव कवर फॉर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, दैट इफेक्टिव डेप्थ माइनस इफेक्टिव कंप्रेशन कवर, यह आप कर दोगे तो दैट इज द लीवर आर्म फॉर दैट स्टील, कंप्रेशन स्टील। तो कंप्रेशन स्टील से हमें क्या मिल रहा है, एफएससी मिल रहा है, दैट एफएससी माइनस 0.45 FCK into ASC, that is C2 force। अब 0.45 FCK अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उतना कंक्रीट का एरिया रिप्लेस कर रहा स्टील, इसलिए हम 0.45 FCK वहां पे ले रहे हैं। तो अभी पहले केस में आपका XU का फार्मूला क्या था, XU का फार्मूला फॉर XU और XU एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, T1 plus T2 is equals to T guys, T1 plus T2 is equals to T। T क्या है, T लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, T is equals to 0.87 FY AST। अब AST क्या रहेगा आपका, AST1 plus AST2 रह सकता है, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जो AST है that is my AST is equals to AST1 plus AST2 guys, here is ASC, area of steel in compression, that is area of steel in tension 1 plus area of steel in tension 2। टेंशन 1 का के लिए रहेगा सिंगल रेनफोर्स के लिए, टेंशन 2 का के लिए है एडिशनल मोमेंट के लिए एडिशनल टेंशन रेनफोर्समेंट। ओके, और एडिशनल मोमेंट के लिए एडिशनल कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। ओके गाइस, तो C1 plus C2 is equals to T, यहां से किस तरह निकालेंगे अपन, FSC minus 0.45 FCK, सॉरी पहले C1 है, C1 क्या है 0.36 FCK B into XU guys, then C2 क्या है, FSC minus 0.45 FCK
into AC is equals T क्या है 0.87 FY/AS। तो पहली केस आपकी जो रहती जो आपने बीम के लिए एक्सो लिया है वही केस आपकी फर्स्ट केस रहती है। फर्स्ट केस में कोई चेंजेस नहीं रहते, चेंजेस जो चालू होते हैं वो सेकंड केस से चालू होते हैं। ओके, तो यहाँ आप लिख लो यहाँ पे पूरा फर्स्ट केस इक्वल्स टू c1 + c2 इक्वल्स टू t। यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, अपना एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस अपन फाइंड करेंगे गाइस। ये अगर केस मेरा assumption इज करेक्ट, अगर आपका assumption करेक्ट है यानी एक्सियल लाइज इन प्लेन में ही है, अगर assumption करेक्ट है तो आप क्या निकालोगे इसके बाद MR कैलकुलेशन करोगे। MR कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले एक्सियल मैक्स निकालना पड़ेगा। एक्सियल मैक्स अगर आपका एक्सियल से ज्यादा है तो फिर हम एक्सियल लेंगे और एक्सियल लेके अपना MR कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट फाइंडिंग स्टेप नंबर 1 रहेगा। दैट इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। स्टेप नंबर 1 स्टेप 2 रेडियल न्यूट्रल एक्सिस। रेडियल न्यूट्रल एक्सिस इज नथिंग बट x2 max guys। x2 max is equals to k into d, that k is nothing but पेज नंबर 69 जैसे हमने k लिखा है Fe 250 के लिए 0. Fe 250 के लिए कितना है 0.53 d। Fe 415 के लिए 0.48 d and Fe 500 के लिए 0.46 d। ये पेज नंबर 69 पे हमने देखा है XU max by D के वैल्यूज। तो उससे हम XU max निकालोगे। XU max से आपको ओवर एनफोर्स अंडर एनफोर्स पता चल जाएगा। ओवर एनफोर्स अगर है तो XU max यूज करेंगे, अंडर एनफोर्स अगर है तो XU यूज करेंगे। तो यूज लेसर वैल्यू ऑफ XU इन MR कैलकुलेशन। Step number 3 MR calculation C1L1 plus C2L2 guys। इससे हम MR कंप्रेशन से ही हम निकालेंगे हर बार। MR टेंशन के लिए आपको y बार लगेगा। y बार निकालते अगर आप y बार अगर निकालेंगे तो C1L1 plus C1Y1 plus C2Y2 डिवाइड बाय Y1 plus डिवाइड बाय C1 plus C2। तो ये करने से बेटर है कि C1L1 plus C2L2 कर लो, आपका MR निकल जाएगा। यानी अगर आपको MR टेंशन से निकालना है तो आपको एडिशनल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एडिशनल कैलकुलेशन करने से बेटर है कि आप MR कंप्रेशन निकालो, उतनी ही कैलकुलेशन से आपका MR कंप्रेशन निकल जाएगा। बट MR टेंशन किस तरह निकालते हैं ये मैं आपको एक्चुअल प्रॉब्लम में बताऊंगा। C1L1 plus C2L2। अब C1 क्या है गाइस, ये C1 है, सॉरी ये C1 है, ये C2 है, ये L1 है, ये L2 है। इसको डालने के बाद फॉर्मूला डाल दो और वैल्यू ले लो और इसमें वैल्यू कौन सी डालना है अपने को XU max या फिर XU, इन दोनों में से जो भी लेसर वैल्यू रहेंगी वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। दोस्त का लेसर ओके। MR अगर XU एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस अगर आपका XU max से बड़ा निकला सो देन हम क्या करेंगे कि XU max पुट करेंगे और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन XU देन हम क्या करेंगे कि ये XU करेंगे। लेकिन ये कब करेंगे गाइस, ये कब करेंगे हम, मैंने ये तो लिखा ही नहीं। इफ XU is less than DF, XU आपका कब रहेगा less than DF, then go for this calculation। ओके, XU max को निकालना ही है आपको, उसको निकाल के ही रखना है, ठीक है।
then go for this calculation HU max, then MR calculation. If XU is less than, sorry, XU is greater than DF, hence first assumption is wrong. XU is greater than DF, then first assumption is wrong. तो फर्स्ट assumption रॉन्ग है, यानी मेरा XU कहाँ पे है, फ्लेंज पे नहीं है, वो मेरा टाइम में चले जाएगा और गर्त में चले जाएगा। अब वो मेरा गर्त में चले जाएगा तो मेरे अगेन दो केसेस ओके। तो सबसे पहले आप, अगर आपने अभी तक लिखा नहीं है या फिर ये डायग्राम नहीं निकाली है तो टेक अ स्क्रीनशॉट निकाल और आप ये बात में लिख लेना, क्योंकि सेकंड केस है कि तो मुझे ये स्ट्रेस डायग्राम मिलनी चाहिए। डायग्राम चेंज होगी और ये भी चेंज होगा, ऑब्वियसली दिस इज अगेन चेंज। तो आप प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लो। ये फर्स्ट केस के लिए आपका ये है स्ट्रेस डायग्राम है, सेकंड केस के लिए स्ट्रेस डायग्राम आपकी अलग रहेगी। एक्सियो लाइज इन कर्व में आपकी जो है स्ट्रेस डायग्राम आपकी डिफरेंट रहेगी। इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछो, ये इसमें कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछो कि कोई डाउट है सर, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कुछ भी डाउट अगर है आपको बिठाने से पहले। इतना अच्छे से समझ गया कि आपको डाउट नहीं है, सही में? ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है सबने, जिसने लिखा नहीं है तो मैं मिटा देता गाइस। सेकंड केस क्या है वो देखिए। केस टू है क्या है कि आपका एक्सियो सेम डायग्राम आपको फिर से एक बार बनानी पड़ेगी, सेम डायग्राम, और इधर आपको इसका केस टू रहेगा। ओके, केस टू में मैं क्या एज्यूम करता, पहली केस मेरी फेल हो गई, मैंने रॉन्ग हो गया, एजम्पशन मेरा रॉन्ग हो गया। एज्यूमिंग यानी अभी यहाँ पे एक एजम्पशन है और एक अपना यहाँ से आया वाला कंफ्यूजन है। एक कंफ्यूजन क्या है गाइस, एक्सयू लाइज इन वेब, ये तो कंफर्म है। ओके, केस टू एक्सयू लाइज इन वेब, दैट इज कंफर्म, एक्सयू लाइज इन वेब। But actualizing web, what mean? Assuming actualizing web, that is conclusion from the first case, and assuming अभी क्या 3/7 XU and 3/7 XU से मेरा DF जो है वो ज्यादा है, ये पहले assume करना है। 3/7 XU से DF ज्यादा है यानी क्या, assuming 3/7 XU is greater than DF, that is second assumption, guys. Greater than or equals to DF. ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू DF, तो मैं फिर से मिटाता, फिर से मुझे मिटाना पड़ेगा। क्योंकि आपकी सेकंड केस के लिए स्ट्रेस डायग्राम चेंज हो जाएगी। पहले स्ट्रेस डायग्राम देखो, आप
अब क्या बोला है कि ये डीएफ जो है ये आपका 3/7 एक्सयू से ज्यादा है, 3/7 एक्सयू से कम है, सॉरी 3/7 एक्सयू से कम है। 3/7 एक्सयू यानी क्या रहता है, डब्बा पोर्शन, रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ स्ट्रेस। यानी 3/7 एक्सयू यानी क्या कि 0.002 स्ट्रेनिंग, ग्रुप स्ट्रेनिंग जहां पर रहती है दैट इज 3/7 एक्सयू। तो यहाँ पे 0.002 स्ट्रेनिंग है, ऐसे पकड़ लेते हैं हम। That is 0.002 stranding. This part is 3/7 XU guys. तो now यहाँ से यहाँ तक ये 3/7 XU है और ये 4/7 XU है। ये टोटल XU हो गया। There is again same 0.0035 and Fy by ES 1.15 ES guys. Fy by 1.15 ES और 0.87 Fy ES 0.87 divided by ES, ये भी चलेगा, प्लस 0.002। तो अभी यहां से यहां तक आपका क्या हो गया, ये आपका अभी क्या है, दिस इज माय एक्सयू। सेकंड केस के लिए गाइस ये एक्सयू है, लेकिन एक्सयू ये है, ये तो आपका कंफर्म हो गया कैसे, फर्स्ट एजम्पशन के आपके कंक्लूजन से। फर्स्ट एजम्पशन जो भी आपने लिया था फर्स्ट केस जिससे लिए थे उसके कंक्लूजन से ये कंफर्म हो गया। अब वो कंफर्म हो जाने के बाद एक्सयू लाइसिन मेरा काय में हो गया, वेब में हो गया, तो मैंने एज्यूम किया दिया, सेकंड एजम्पशन मेरा क्या किया, 3/7 एक्सयू इज लाइसिन अगेन वेब में यानी 3/7 एक्सयू इट इज ग्रेटर देन डीएफ यानी लाइसिन वेब, उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, 3/7 लाइसिन वेब में भी आप बोल सकते हैं। और डीएफ से ज्यादा है आपका, डीएफ कितना है गाइस, आपका डीएफ कितना है, ये डीएफ है और ये आपका 3/7 एक्सयू कितना है, डीएफ से 3/7 एक्सयू ये ज्यादा है, यानी 0.43 एक्सयू इज ग्रेटर देन डीएफ। 3/7 एक्सयू इज नथिंग बट 0.43 एक्सयू, 0.43 एक्सयू इट इज ग्रेटर देन डीएफ गाइस। So that is second assumption. Now अब इस सेकंड assumption से मेरे स्ट्रेस डायग्राम दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। वेब के लिए मेरा टोटल अलग रहता है और फ्लेंज के लिए मेरा टोटल अलग रहता है, इसलिए मेरी स्ट्रेस डायग्राम टोटली डिफर हो जाती है। तो अभी जिस तरह मैंने निकाली थी थोड़ी देर पहले, तो वो डायरेक्टली डबली रेनफोर्स के लिए जो मैंने स्ट्रेस डायग्राम निकाली थी वही स्ट्रेस डायग्राम मेरी यहाँ पे थी पीबीएम के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे केस 2 में मेरा क्या है कि 3/7 एक्सयू यानी डब्बा स्ट्रेस इज ग्रेटर देन डीएफ है और एक्सयू लाइसिन वेब है, तो इसलिए मेरे दो अलग अलग डायग्राम्स बनेंगे। अब दो अलग अलग डायग्राम्स किस तरह बनेंगे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेंज।
हिस्सों में कर दिया, 2 हिस्सों में कर दिया, यानी ये मेरा फ्लेंज अलग निकाल दिया, ये फ्लेंज अलग निकाल दिया और ये टोटल वेब मेरा अलग निकल गया, यानी ये टोटल आपका वेब है और ये मेरा फ्लेंज अलग निकल गया। तो फ्लेंज के लिए अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम देख रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना ही एरिया आएगा, बस एरिया इज नथिंग बट दिस टोटल इज width of the flange, width of the flange minus width of the flange minus width of the web, ये मैं कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, width of the flange पूरा मिल जाएगा। ये एरिया मैं हाईएस्ट एरिया निकाल के बाहर कर रहा हूं तो मुझे ये जो एरिया मिलेगा, तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ मैं क्या पकड़ रहा हूं, प्लेन पकड़ रहा हूं, दैट b इज इक्वल टू b माइनस df माइनस bw। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि df माइनस bw बाय 2 दिस df minus bw by 2। तो df minus bw by 2, df minus bw by 2 और आपके दो फ्लेंज के दो हिस्से बन गए हैं, इसलिए मैं अगर दोनों को ऐड कर देता तो क्या मिल जाएगा, bf plus bf minus bw by 2 plus bf minus bw by 2 यानी bf minus bw। ओके, तो अभी स्ट्रेस डायग्राम अगर हम देख रहे हैं तो दैट इज द एरिया, यही एरिया मैंने यहाँ पे अलग से डिवाइड कर दिया। नाउ स्ट्रेस डायग्राम, दैट इज स्ट्रेस डायग्राम। Now here is stress diagram for second case. Total डब्बा स्ट्रेस लाइन्स 0.45 FCK, क्योंकि यहाँ तक 0.002 तक क्या रहता, डब्बा स्ट्रेस रहता, लेकिन मैंने निकाला कहाँ तक, मेरे फ्लेंज कहाँ तक है, DF तक, मेरा यहाँ तक डब्बा स्ट्रेस है गाइस, नीचे यानी 0.002 तक डब्बा स्ट्रेस है। ओके, डब्बा स्ट्रेस है, रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक है, लेकिन मेरा लेना कहां तक है, मुझे फ्लेंज पे मुझे सिर्फ डीएफ तक लेना है, दैट इज डीएफ, दैट इज डीएफ गाइस, एंड विड्थ इट इज डीएफ माइनस bw। तो यहां पे C2 आपका ऐड कहां पे होगा, C1, T2 करेंगे अपन, इसको 2 में करेंगे, यानी ये वेक्टर को अपन 1 पर कर लेंगे और इसको हम 2 लिखेंगे, तो दैट इज C2। C2 is equals to, अब ये एवरेज स्ट्रेस क्या होता है, 0.45 FCK प्लस 0.45 FCK डिवाइड बाय 2, यानी क्या हो जाएगा आपका 0.45 FCK into BF minus BW into DF guys, BF minus BW into DF। ओके, तो ये आपका क्या निकलेगा, स्ट्रेस, और आपका इसके लिए L2 का लिबरम कितना रहेगा, L2 का लिबरम रहेगा आपका D माइनस DF by 2। क्यों DF by 2 गाइस, क्योंकि रेक्टेंगुलर का सेंटर क्या रहेगा आपका, DF by 2 रहेगा, ये DF है, और ये स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का सेंटर क्या रहेगा आपका, DF by 2 सेंटर रहेगा। That is DF by 2 is the center। Next now third,
अब ये सिर्फ और सिर्फ है काय के लिए बना है? इट इज ओनली फॉर द फ्लेम्स। ओके, मैंने सिर्फ और सिर्फ काय के लिए बनाया? फ्लेम्स के लिए बनाया। अभी मुझे काय के लिए बनाना है? वेब के लिए बनाना है। कौन से वेब के लिए? ये वेब के लिए। तो मैं ये डायग्राम सिंपली डिलीट कर देता गाइस, आप ये रहने दो, मैं डिलीट करके यहाँ पे बना देता हूँ। आपके पास जगह होगी तो उधर आप बना दो, अगर जगह नहीं है तो मैं नीचे कैसे बनाना वो भी आपको बता देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो यही है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन के लिए मैं बना रहा हूं। तो ये पोर्शन मेरा टोटल ये पोर्शन है। तो ये मैं वेब पकड़ लूंगा। दैट इज डी डैश गाइस। तो अभी आपका क्या था? अभी आपका यहां से कुछ तो भी 0.002 दैट इज 3/7xu, थ्री बाय सेवन एक्स यू, 4/7xu। तो ये 3/7xu के लिए आपका क्या कहते हैं? यहाँ पे डब्बा स्ट्रेस रहेगा 0.45 FCD, और बाद में ये पैराबोलिक बन जाएगा 4/7xu के लिए। और आपको ये पता है कि अभी आपका सिंपली दिखा कैसी डायरेक्टली इट इज लाइक अ बीम, जो अपना बीम है अगली रिपोर्ट में उस तरह दिखा। तो अभी यहाँ पे एफएससी के लिए बनेगा C3 और यहाँ पे बनेगा दैट इज C1। C3 is equals to FSC minus 0.45 CK into ASC, और C1 is equals to 0.36 FCK B into XU. T is equals to 0.87 FY ASC. ये आपका ASC है और ये आपका ASC है। यहां से यहां तक आपका XU है और ये आपका टोटली डी है मॉडल। तो अभी आपको L3 मिलेगा यहां से यहां तक, दैट इज माय L3 and that is my L2, sorry L1। तो L3 is equals to D minus D dash, क्योंकि यहां से यहां तक आपका D dash है, और L1 is equals to D minus 0.42x। इस डायग्राम में कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ कर मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लो, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं, एक्सप्लेन कर सकता हूं। सर स्ट्रेन डायग्राम में बताओ सर। एक मिनट, आवाज कमी है तुझा।
स्ट्रेन डायग्राम. स्ट्रेन डायग्राम. हम्म. स्ट्रेन डायग्राम इधर क्या पहले केस में क्या था अपना एक्सियल लाइंस इन फ्लेंज. एक्सियल लाइंस इन फ्लेंज था. तो एक्सियल लाइंस इन फ्लेंज था तो पहला अपना पूरा पूरा स्ट्रेन डायग्राम काहे बन रहा था, यानी ये जो एक्सियल है एक्सियल का पूरा स्ट्रेन डायग्राम अपना फ्लेंज में बन रहा. लेकिन पहली केस अगर फेल हो गई तो सेकंड केस क्या रहेंगी आपकी, सेकंड केस रहेंगी एक्सियल लाइंस इन वेब. अब ये एक्सियल लाइंस इन वेब आपका क्या हो गया, दैट इज आवर कंक्लूजन. उसके बाद उसका पहला असम्पशन कि 3/7 एक्सियल यानी डब्बा स्ट्रेस. डब्बा स्ट्रेस आपका दैट डब्बा स्ट्रेस is greater than 3/7 XU. ये रहने को ना डब्बा स्ट्रेस is greater than 3/7 XU है. तो डब्बा स्ट्रेस 3/7 XU से ज्यादा रहने को ना, ये आपका assumption है पहले. यानी सेकंड assumption में फर्स्ट assumption अपन ये कर रहे हैं, सेकंड केस में अपना ये कंक्लूजन और ये assumption. तो 3/7 XU यानी रेक्टेंगुलर स्ट्रेस अपना इससे ज्यादा है, तो इसलिए मेरा 0.002 यानी प्रूफ स्ट्रेंथ किससे कम है, यानी अपना डीएफ से थोड़ा नीचे लाइज करना. तो यानी क्या होगा कि फ्लेंज में टोटल मेरा ये जो फ्लेंज है, फ्लेंज में मेरा रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डायग्राम बन गया. ओके, फ्लेंज में मेरी क्या बन रही है, रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डायग्राम बन रही है. अब यहां पे स्ट्रेंथ यहां तक है 3/7 XU. देन बचा क्या, 4/7 XU बचा. 4/7 XU तक क्या रहता है अपना XU रहता. ओके, XU रहता. अभी ये हो गई स्ट्रेन डायग्राम. अब इसमें क्या नहीं समझा बताओ. थ्री बाई सेवन एक्स क्यूब आपने ये लिया बड़ा लिया क्योंकि वो एज्यूमिंग है, सेकंड एज्यूमिंग. इसमें और क्या नहीं समझा प्लीज बताओ. सर वही 3/7 एक्सक्यू कैसे लिया हो. ओके, तो ये एज्यूमिंग है मेरा 3/7 एक्स इज ग्रेटर देन डीएफ. बाकी स्ट्रेस एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया. एरिया क्या रहेगा, दैट इज विड्थ इनटू डेप्थ. ये एरिया हो जाएगा इनटू एवरेज स्ट्रेस यानी C2 फोर्स हो जाएगा. C2 फोर्स के लिए L2 मेरा लीवर आर्म, L2 लीवर आर्म. ठीक है, तो मैंने फर्स्ट केस में क्या लिया था गाइस, फर्स्ट केस में मैंने ये लिया था, फर्स्ट केस में मैंने डायरेक्टली C1 और C2 लिया था. आपको C2 को C3 कर दो गाइस. मैं C2 is equals to C3 क्योंकि यहाँ पे C1 C2 तो आने वाला है, तो आप सीधा सीधा C2 को C3 कर दो, यानी तीनों केस में C3 एक ही रहेगा और L3 एक ही रहेगा. जैसे मैंने ASC वाले टर्म को C2 लिया है तो उसको आप C3 कर दो, कन्वर्ट कर दो आप C3 एंड L3 पहले केस के लिए. ओके, है ना, बेटर रहेगा तीनों केस समझने के लिए. तो यहाँ पे क्या हो रहा, थोड़ा कचरा है लेकिन आपको समझना पड़ेगा. तो ये डायग्राम जो बन रही है, ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ मेरी काय के लिए बन रही है, फ्लेंज के लिए बन रही है, टोटली फ्लेंज के लिए बन रही है. तो ये फ्लेंज के लिए डायग्राम बन रही है. तो फ्लेंज के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे 0.45 FCK दैट DF. तो ये सिर्फ फ्लेंज के लिए बन रही है. और इसका अगर स्ट्रेस डायग्राम ऊपर ले रहे हैं, इसमें से स्ट्रेस डायग्राम अगर ले रहे हैं तो ये स्ट्रेस डायग्राम यानी ये डब्बा स्ट्रेस, ये डब्बा स्ट्रेस डायग्राम मैंने यहाँ पे रख दिया, दैट इज माय स्ट्रेस डायग्राम. ओके, आप यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज स्ट्रेस डायग्राम. ये स्ट्रेस डायग्राम है, डब्बा स्ट्रेस. ओके, सो डब्बा स्ट्रेस डायग्राम. अब यहाँ पे L2 क्या आ रहा है गाइस, दैट T मेरा ये आ रहा है, T की मेरी ये लाइन है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी निकाल सकते हो और यहाँ पे T लिख सकते हो, T. ये C तो यहाँ पे T गाइस. स्ट्रेट लाइन स्ट्रेस डायग्राम यहाँ पे T रहेगा. T क्या रहेगा आपका 0.87 FR AST, 0.87 FR AST. तो दैट्स व्हाई ये T के लिए C2 to T ये आपका क्या रहेगा, L2 रहेगा. L2 क्या है आपका फिर D minus D अपर, क्योंकि यहां से यहां तक आपका क्या है इफेक्टिव डेप्थ है. और आपका जो C2 कहां पे एक्ट करेगा, डब्बा स्ट्रेस है, रेक्टेंगुलर स्ट्रेस है, तो रेक्टेंगुलर का सेंटर क्या रहता है गाइस, डेप्थ बाय 2 रहता है, इसलिए डेप्थ बाय 2 मैंने ले लिया. और यहां से लेके ये C2 से लेके C2 का T का डिस्टेंस
यानी आपका क्या रहता है, लीवर आर्म, इससे वो लीवर आर्म। ओके, और जब वेब के लिए आएंगे अपन, ये पोर्शन के लिए आएंगे, फर्स्ट पोर्शन के लिए, तो फर्स्ट पोर्शन अपना यानी अपना डब्ल्यू एल फोर्स का जो भी डायग्राम थी वही डायग्राम रहेगी, कोई डायग्राम में चेंजेस नहीं है। यानी फर्स्ट डायग्राम जो अपना डब्ल्यू एल फोर्स के लिए जो अपने डायग्राम देखी वही डायग्राम, इसमें कोई चेंजेस नहीं। गॉट इट गाइस? आई होप सो आपको अभी समझा होगा। ये उड़ रहा है, हाँ, बाकी लोग बाकी लोगों को समझ रहा क्या? तो अब देखते हैं सेकंड केस में क्या है। सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में ये होता है गाइस, XU lies in where assuming 3/7 XU is greater than DF। तो अभी क्या होगा, अभी पहला इसमें अपने क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल लोकल एक्सिस। तो स्टेप क्या रहेंगे अपनी, फर्स्ट फाइंडिंग एक्चुअल लोकल एक्सिस। C1 plus C2 plus C3 is equal to C1 is equal to 0.36 FCK B into XU guys। C2 is equal to 0.45 FCK B F minus BW BF minus BW into DF plus C3 guys। C3 is equal to FSC minus FSC minus 0.45 FCA into ASC is equal to 0.87 F1 ASC guys। इससे आपका XU निकल जाएगा, क्या निकलेगा, XU निकलेगा। If XU is XU आपका क्या निकल लेगा, इज ग्रेटर देन DF निकल लेगा। यानी सेकंड केस में है, लेकिन 3/7 XU is greater than DF, hence assumption is correct, hence 3/7 XU is greater than DF, assumption is correct guys। if assumption is correct, go for the MR taken lesser XU से अपन MR कर देंगे। MR कैलकुलेशन क्या होगा, आपको नीचे में दिख रहा है क्या, बता दो। अगर मैं यहाँ पे लिखा आपने XU मैक्स पहले ही निकाल लिया है, तो अभी यहाँ पे अपन क्या लेंगे, टेक लेसर MR कैलकुलेशन। फ्रॉम लेसर XU और XU मैक्स, जो भी लेसर रहेगा वो लेंगे। क्या रहेगा, C1 L1 प्लस C2 L2 प्लस C3 L3 guys, that is MR calculation। C1 L1 plus C2 L2 plus C3 L3। अगर आपका अभी 3/7 XU भी 3/7 XU is less than DF रहेगा, तो यहाँ पे assumption है आपका ये मेरा each वाली कंडीशन, assumption is correct, then go for this step। अगर यहाँ पे आपका ये भी 3/7 XU होगी, if 3/7 XU is less than DF,
hence assumption is wrong. Then go for the third case. तीसरे केस के लिए जाऊंगे आप। इसमें कोई डाउट गाइस? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। ये भी टॉपिक है, इजी नहीं है, सूरज को नहीं है, बाकी लोगों को है क्या? यश, वैष्णवी, सुरभि, शुभम, शिवानी, कोई डाउट है? अंकित, भारती, कोई भी डाउट नहीं है? जनार्दन? नहीं सर। ओके, नो प्रॉब्लम। सो देन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। गो फॉर द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट केस क्या है गाइस? नेक्स्ट केस ये है कि अभी आपको दोनों कंफ्यूजन मिले। आपके पहले असम्पशन से पहला कंफ्यूजन ये मिला कि XU इज लाइज इन वेब, और दूसरे असम्पशन से आपको ये पता चला कि XU इज Theta 7XU, यानी rectangular block portion is less than DF। अब टॉपिक फ्लिप, इससे ये छोटा है, ये आपको एक थर्ड असम्पशन मिला है। ये थर्ड असम्पशन है, थर्ड कंक्लूजन है। तो आपको ये दोनों कंक्लूजन मिलेंगे, यानी आपका यहाँ पे कोई भी असम्पशन नहीं है, आपके सीधे सीधे वो दो कंक्लूजन है जो लास्ट दो आपके एवोल्यूशन से आपको मिले, लास्ट दो केसेस से आपको मिले। तो थर्ड केस नंबर 3, एक्चुअलाइजिंग का वही रहेगा, बट ये इज नो assumption, ये इज डायरेक्टली कंक्लूजन। T by 7 XU is less than DF plus, is less than DF. That is my third case. Case number 3. अब केस नंबर 3 में जाएगा तो यहाँ पे भी C1 C2 C3 is equals to T ही रहेगा, लेकिन again this diagram is changed, full diagram is changed, यानी यहाँ भी आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अब चेंजेस क्या रहेंगे अभी मैं बताता हूँ कि चेंजेस क्या रहेंगे, चेंजेस किस तरह रहेंगे। यहाँ पे DF की जगह बस YF आ जाएगा। Only the change is DF की जगह क्या आएगा आपका YF आएगा। तो YF क्या है, किस तरह है, ये मैं पेज नंबर 96 से आपको बता दूंगा, लेकिन आपको ये पहले पूरा बैठाना पड़ेगा। ये लिखिए कि आपने अगर लिखा नहीं होगा तो टेक स्क्रीनशॉट, प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले, अगर लिखा नहीं होगा तो, क्योंकि मुझे पूरा फिर से बैठाना है, फिर से बनाना है। आपको ये फिर से बनाना पड़ेगा। आई होप सो आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं मिटा तो देखो अभी स्प्रिंट डायग्राम में और क्या चेंज हुआ, स्प्रिंट डायग्राम और अच्छे से देख लेते हैं। तीसरा केस ये भी मैं मिटा दूंगा। तो सीधे दोनों कंफ्यूजन आता हो, कोई ये नहीं रहेगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब क्या है कि अब आपका जो XU है तो थोड़ा छोटा है, this is your XU guys, and that is 3 by 7XU, 3 by 7XU 0.002 स्टडी, यहाँ पे 0.003
3/20, तो ये बचा वाला कितना रहेगा आपका 4/7 एक्स क्यूब गाइस। फोर बाय सेवन एक्स क्यूब, दैट इज 4/7 एक्स क्यूब। और दो गायब हो गया। और लेक्चर लग रहा क्या आज का, या और दिमाग के ऊपर से जा रहा है, धीरे धीरे आधे लोग गायब होते जा रहे हैं। C1 plus C2 plus C3 is equals to T, ये रहेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये 3/7 एक्स क्यूब जो है, 3/7 एक्स क्यूब तक मेरा क्या है अभी डब्बा सेट है। उसके बाद मेरा क्या रहेगा कि उसके बाद मेरा 3/7 एक्स क्यूब के बाद मेरा क्या रहेगा, दैट पैराबोलिक पोर्शन इज स्टार्ट, पैराबोलिक पोर्शन इज स्टार्ट। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, यहाँ पे जैसे कि वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे चेंजेस ये रहेंगे कि आपका ये डीएफ की जगह क्या आएगा अभी वाईएफ आएगा। प्लेन जैसी की वैसी, लेकिन डीएफ की जगह वाईएफ आएगा। तो वाईएफ कैसे आएगा कि ये जो मेरा जा रहा है, तो ये कितना पोर्शन ये मैं नहीं पढ़ूंगा, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा फिर यहां से यहां तक है गाइस वाईएफ। आप बोलोगे 3/7 एक्चुअली इज नथिंग बट माइनस, नो नो गाइस, वो वाईएफ क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ आपको यहाँ पे नीचे का भी प्लेन स्केल एरिया लेना है, इसीलिए वो वाईएफ नहीं, वो वाईएफ नहीं। तो अभी आप किस तरह, तो आपका भी ये स्ट्रक्चर डायग्राम कहां तक आ जाएगा, फिर वाईएफ तक आ जाएगा।
कहाँ तक आ जाएगा, वाई एफ तक आ जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, फिर ये सेंटर क्या होगा आपका, वाई एफ बाय 2 होगा। वाई एफ बाय, और यहाँ पे भी डेप्थ क्या लेंगे आप, डेप्थ क्यों चेंज करेंगे आप, वाई एफ। इन्हें चेंजेस क्या होगा, C2 में चेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वाई एफ। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, df by 2 की जगह क्या रहेगा आपका, वाई एफ बाय 2। but L2 it changed by वाई एफ बाय, यानी आपका कोई और चेंजेस नहीं रहेंगे। ये जैसे कि वैसे डायग्राम बनेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ये जैसे कि वैसे रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगा, ये थोड़ा ऊपर ऊपर चले जाएगा। मैं इसको रीड्रॉ करके देता, आप रीड्रॉ करके आप कर लो, कोई चेंजेस नहीं है वैसे। क्योंकि वेब में कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस करने आ रहा है आपके फ्लेंज में ही चेंजेस आ रहे हैं। That is D. ये वाई एफ या फिर आप बोल सकते हैं दैट इज 3/7x, 4/7x, ये टोटल xu, दैट इज p। C3, C1, that is L3, L3 is equals to D minus D dash, that is L1, L1 is equals to D minus 0.36 FC, sorry, D minus 0.42 XU। ओके, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या है, वाई एफ। तो यहाँ पे अभी वाई एफ लेना पड़ेगा आपको। वाई एफ क्या है आपका, वाई एफ इज इक्वल टू, व्हाट इज वाई एफ, पेज नंबर 96 पे है 0.15 XU प्लस 0.65 DF, पेज नंबर 97 गाइस। सो मैं दिखा देता आपको वाई एफ क्या है। देखो गाइस 98 पे, 96 पे, 97 मैंने जो लास्ट पेज है वहां पे लिख के है वाई एफ, वाई एफ इज इक्वल टू 10 0.15 XU प्लस 0.65 DF प्लस। तो आप ये कॉम्बिनेशन है, ये जो छूट रहा है आपका एरिया, उसके लिए भी आईएस कोड ने एक प्रैक्टिकल अप्रोच में उसको मेंटेन करके एक वाईएफ दिया है आपको। वाईएफ इज नॉट इक्वल टू 3/7x, वाईएफ इज नॉट इक्वल टू 3/7x, ये आप समझ लेना। अब ये वाईएफ रहेगा। तो अभी यहाँ पे C1 क्या है, 0.36 FC के B into XU प्लस C2 क्या है 0.45 FC के
into 0.45 CK into df minus dw into y of guys plus C3 is equals to 0. FSC minus 0.45 FCK into ASC is equals to 0.87 FY AST. तो ये आपका रहेगा एक्चुअल लोड एनालिसिस के लिए सिर्फ और सिर्फ चेंज आपका कहां पे आ रहा है, यहाँ पे चेंज आ रहा है आपका 5. ओके, एमआरबी सेम रहेगा, एमआरबी आपको सेम रहेगा क्या, C1 L1 plus C2 L2 plus C3. यहाँ पे L2 चेंज हो रहा है Y/2. ये टोटल डायग्राम्स हो गए, टोटल डायग्राम्स और हो गए आपके तीनों डायग्राम को तीनों केसेस हो गए आपके पूरे. और तीनों केसेस अगर आपको देखना है तो गाइस IS 456 96 पेज नंबर पे देखे है और 97 पेज नंबर पे देखिए. दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड केस यहाँ पे देखिए. फर्स्ट केस के लिए डायरेक्ट फार्मूला उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट फार्मूला यूज करो. ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हैं फर्स्ट केस के लिए mu lim के लिए. सेकंड फार्मूला आप यूज करते हैं mu lim के लिए ये वाला. और थर्ड फार्मूला आप यूज कर सकते हैं mu lim के लिए थर्ड वाला. ये थर्ड वाला फार्मूला जो मैंने अभी आपको डिराइव करके दिया है गाइस. C1 L1 plus C2 L2 plus C3 L. ओके, तो अपन इसका प्रॉब्लम जो लेंगे, प्रॉब्लम हम कल से स्टार्ट करेंगे. इसके आप अभी फिलहाल के लिए ये सब समझ लो कि क्या क्या है. और आपको अगर डाउट होगा तो प्लीज मुझे डाउट पूछना. आपने ये सिर्फ और सिर्फ C1 C2 ये जो है ये सेम अपन ने कहां पे देखा है गाइस, ये अपन ने सेम RCC वन में देखा है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा कौन आया है, FSC यानी C3 एक एक्स्ट्रा है, C3 L3 ये एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम नो चेंज, कोई चीज नहीं. ये टर्म सिर्फ और सिर्फ बाकी एक्स्ट्रा है. वही टर्म कौन सी है, W रेनफोर्स के लिए आपको सेम जाना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. सबसे पहले अज्यूमिंग FSC बाय D डैश यानी D डैश बाय D के फार्मूले से आप अज्यूम करेंगे अजम्पशन वाले से. और बाद में एक्चुअल स्ट्रेंथ आएगा आपके पास रहेंगी, एक्चुअल स्ट्रेंथ टेबल रहेगा आपके पास. एक्चुअल स्ट्रेंथ टेबल से आप क्या करोगे, एक्चुअल वैल्यू निकालोगे और एक्चुअल वैल्यू के लिए आप सामने पूछ. तो ये आपका हो जाता टोटल, आपका टोटल हो जाता टी बीम का स्ट्रेस डायग्राम. तो हम कल मिलते हैं स्ट्रेस डायग्राम की इसके लिए. तो आपको मैंने एक ऑफर दिया है आज के लिए. ऑफर ये है आज और कल के लिए कि आज अगर आप पूरे फीस अगर पेड कर देते हो तो आपको टोटल ऑल सब्जेक्ट्स यानी इरिगेशन, SA3, RCC2 एंड एडवांस आरसीसी इन सब के लिए आपको ऑफ मिल रहा गाइस. ऑफ मिल रहा 1000 रुपीज. अगर 7000 फीस है तो वो मिल रही है आपको डायरेक्टली 6000 रुपीज में. और दो सब्जेक्ट जो है RCC2 एंड SA3 अगर दो ही लगा रहे आप, RCC2 एंड SA3 की 6000 फीस है तो 6000 में से आपको ऑफर मिल रहा डायरेक्टली इस बार 750 रुपीज यानी 5250 रुपीज. ये ऑफर मिल रहा है आज के लिए और कल के लिए. ये ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए है एज पर स्पेशल ऑकेजन ऑन राम मंदिर. तो इसके वजह से आपको ये ऑफर है. तो आपको अगर ऑफर लेना है तो आपको पूरी फीस पेड करना पड़ेगा जितनी भी है. यानी सेकंड अगर 2 सब्जेक्ट लगा रहे तो 5250. और अगर पूरे सब्जेक्ट्स लगा रहे 4 सब्जेक्ट्स तो 7000 नहीं लगेगी, 6000 लगेगी. तो ये ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है. तो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट डे यानी 4 बजे. तब तक आप लिख लो. किसी को नहीं समझाऊंगा तो पूछ सकते हैं.